आज आपके सामने जो गेस्ट हैं उसको किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश में शिक्षा विभाग से जुड़ा हर व्यक्ति आपको जानता है। आपका नाम डॉक्टर चंद्र विजय चतुर्वेदी है। इन्होंने अपनी शिक्षण की शुरुआत KNPG कॉलेज ज्ञानपुर से केमिस्ट्री के असिस्टेंट प्रोफेसर से की थी और इस यात्रा में आगे बढ़ते हुए ज्ञानपुर PG कॉलेज से ही प्राचार्य के पद से रिटायर हुए। रिटायरमेंट के बाद इन्होंने अलग अलग किताबें लिखी, अलग अलग भाषाओं में लिखी, कुछ संस्कृत में, कुछ समाजशास्त्र के विषय पे, कुछ शिक्षा के विषय पे, अलग अलग इन्होंने शिक्षण के कार्य में जुटे रहे। इन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार में एडवाइज़र टू द हायर एजुकेशन मिनिस्टर भी एज सर्व किया फॉर 5 इयर्स और उसके रिटायरमेंट के बाद भी ये लगातार शिक्षा और दीक्षा के कार्य से जुड़े रहे। तो आज ये हमारा सौभाग्य है कि ये हमारे सामने एक सेमिनार पे आए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसी के साथ इस क्रम में हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। इस कार्यक्रम का नाम है शनिवार सेमिनार। जैसा कि हम लोगों ने एक छोटा सा कार्यक्रम शुरू किया है कि हम हर शनिवार को प्रयास करते हैं कि किसी न किसी गेस्ट को, आदरणीय को अपने विद्यालय के परिसर में ले आएं और उनके कुछ ज्ञान को अपने बच्चों के साथ साझा करें। तो इसी के क्रम में आज का विषय लिया गया है गांधी को जानो। आप सबको पता है कि गांधी जयंती आ चुकी है। बहुत ज़रूरी है कि हम गांधी के बारे में, उनके शिक्षण के बारे में, उनके अर्थशास्त्र के बारे में, उनके दर्शन के बारे में थोड़ा और गहन अध्ययन करें और विषयों के बारे में जानें। जो स्टूडेंट यहाँ B.Ed के हैं उनको इस बात की जानकारी होगी कि गांधी कितने ही इम्पॉर्टेंट हैं उनके शिक्षा में और गांधी का कितना बड़ा योगदान रहा है हमारे भारतीय शिक्षा में। इसी क्रम में आज हम इस विषय पे बहुत ही इलेबोरेट डिस्कशन करेंगे और गांधी को और गहनता से जानेंगे। तो सर, सभी बच्चों की तरफ से मैं आपसे एक प्रश्न रखना चाहूँगा कि इस भारतवर्ष को, इस भारत देश को आज़ाद कराने में लाखों स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान रहा है, उनका खून और पसीना रहा है, पर आखिर गांधी की ऐसी क्या भूमिका रही कि हम गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं? आखिर गांधी जी का ऐसा कैसा योगदान रहा कि उनको ही हमारे स्वतंत्रता से जो संग्राम चली है, स्वतंत्रता का जो पूरा आंदोलन चला, उसका फेस माना गया? और किस तरह से गांधी जी और अन्य स्वतंत्रता सेनानी के विचारधाराओं में कैसी भिन्नता थी, इस पे आप सर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। थोड़ा पास रखिएगा माइक। संचालक महोदय तथा महाविद्यालय के प्राध्यापकगण और विद्यार्थियों, छात्र छात्राओं, यह हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि आज काफ़ी दिन बाद मैं इस महाविद्यालय में गांधी से संबंधित सेमिनार में उपस्थित हुआ हूँ। ऋषभ जी ने मुझसे पूछा कि गांधी को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का एक प्रमुख व्यक्ति क्यों माना जाता है, राष्ट्रपिता क्यों कहा जाता है? थोड़ा सा और। यह प्रश्न के माध्यम से ये सेमिनार संचालित होगा। तो सबसे पहले तो मैं एक प्रश्न आप लोगों से ही कर रहा हूँ और उत्तर मैं ही दूंगा कि गांधी को क्यों जाने। आज का विषय है कि गांधी को जानो। गांधी को क्यों जानने की आवश्यकता है? यह है, आप लोग बहुत कम जानते होंगे गांधी को। विगत मैं 80 वर्ष का होने को हूँ और लगभग 60 वर्षों से मैं जब अध्यापक हुआ उसके बाद तमाम सेमिनार और सिम्पोजियम और वार्तालाप में मैंने एक पुस्तक भी लिखी है, गांधी की प्रासंगिकता। कई लेख भी मेरे निरंतर छपते रहे 1969 से, जब मैं शिक्षक हुआ तब से। और फेसबुक पर तो आए दिन मैं गांधी के बारे में लिखता हूँ। एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि आज का नौजवान जानता नहीं है।
गांधी को, और गांधी को जानना भी नहीं चाहता है। जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो राजनेता है, वो भी गांधी को जानना नहीं चाहता। सारी दुनिया में हमारे पास जनाने के लिए 2-4 ही आइटम हैं। अगर हम कहें तो एक बुद्ध और दूसरे गांधी और कुछ लोग हैं, विवेकानंद, इस तरह के लोग। तो जो प्रमुख लोग हैं, आज मैं अपनी बात को यहाँ से ही शुरू करूँगा कि गांधी को जानने की क्यों आवश्यकता है। आप विद्यार्थी हो, प्रबुद्धजन हो, अखबार देखते होगे, पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो मुझे नहीं मालूम है, टीवी देखते होगे, फेसबुक और व्हाट्सएप पे भी देखते होगे। समाज की, देश की, विश्व की क्या स्थिति है, चारों तरफ यह जो हमारा 21वीं शताब्दी का 2024 वर्ष है, इस काल को 2 चीज़ें वरदान में प्राप्त हुई, एक लोकतंत्र और दूसरा विज्ञान। अगर आप इसके पहले का काल देखें तो विज्ञान विश्व को 17वीं 18वीं शताब्दी के बाद की ही देन है, और लोकतंत्र भी सारी दुनिया को 19वीं 20वीं शताब्दी में ही ढंग से मिला। इसके पहले सारी दुनिया में राजशाही था या पूंजीवादी वो था। भारत में ही ब्रिटिश राज्य था, जो कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसको स्थापित किया। तो इस समय विकल्पहीनता है। अगर आप लोग मनन करो, चिंतन करो, तो राजनीति का जो क्षेत्र होता है, उस राजनीति के क्षेत्र में समाजवाद, साम्यवाद, पूंजीवाद सब फेल हैं। केवल एक बाजारवाद है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का बाजारवाद है। आपको उसने जो है, एक कोई कांड होता है तहलका मच जाता है। विज्ञान ने पर्यावरण को, विज्ञान से टेक्नोलॉजी आई, विज्ञान से टेक्नोलॉजी आई, और टेक्नोलॉजी का वैज्ञानिक, विज्ञान जो है एक दृष्टिकोण होता है, साइंटिफिक आउटलुक होता है। विज्ञान बीएससी में, एमएससी में आप केमिस्ट्री पढ़ लो, बायोलॉजी पढ़ लो। आप जो है, कितने साइंस के लड़के हैं यहाँ जिसने हाई स्कूल और उसमें पढ़ा होगा? हाई स्कूल, अच्छा तो चलो, पढ़ा। हाई स्कूल में भी अगर पढ़ा होगा तो भी साइंस कर लें। साइंस में आपको हमने कितना झूठा पढ़ाया। हमने जो है हाई स्कूल में, अगर आप लोग रहे होंगे 1980 में, तो हमारी लिखी हुई किताब हाई स्कूल में केमिस्ट्री की चलती थी, सरकार के द्वारा लिखी हुई किताब। हमने उसमें लड़कों को पढ़ाया कि एक एटम परमाणु होता है। परमाणु जो है बना हुआ है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो नाभिक में होता है, न्यूक्लियस में होता है, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूमता रहता है। यह बात वैज्ञानिकों ने बताया, कैसे न्यूट्रॉन की खोज हुई, कैसे प्रोटॉन की खोज हुई, कैसे इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, ये सब आप लोग जानते होंगे। मगर यह सत्य नहीं है, यही अल्टीमेट ट्रूथ नहीं है। आज सारी दुनिया के वैज्ञानिक इस खोज में पड़े हुए हैं कि वो नाभिक में कितने पार्टिकल हैं, इसका अंदाज़ा नहीं लग पा रहा है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन के अलावा कितने पार्टिकल हैं, और वो इलेक्ट्रॉन क्या है, वो वेव है कि पार्टिकल है, रिसर्च चलता जा रहा है। तो सत्य अनंत है, और वह जो है वो चलता रहता है, उसकी खोज चलती रहती है। आज जो ट्रुथ है वो आज के लिए ट्रुथ है, कल के लिए नहीं। मगर कुछ शाश्वत चीज़ें होती हैं। शाश्वत चीज़ें क्या हैं? सूर्य है,
शाश्वत है, सूर्य उगता है। आप टीवी के तरीके से कोई स्विच नहीं दबाते हैं उसके लिए, अपने आप सूर्य जो है। बायोलॉजी में आज हम बता दें आपको, अध्यापक लोग आप भी जानते होंगे कि मनुष्य का शरीर एक बायोलॉजिकल क्लॉक है या फिट है। छोटा बच्चा जो है जब तक गर्भ में है और जब वो निकलता है, उससे छोटे बच्चे को आप देखते होंगे, वह एक अपने समय पर उठेगा। जो बायोलॉजिकल क्लॉक ने कह दिया कि उठो, उठ गया। भूख लगेगी एक समय पर और वो खाना नहीं खिलाएगी, माँ को पता है, माँ के भी बायोलॉजिकल क्लॉक हैं, उसको पता है कि यह जो है। तो यह क्यों है? इस संसार में एक है ऋत, सत्य को ऋत कहते हैं। गांधी को आज के परिप्रेक्ष्य में विज्ञान अभिशाप बन गया है, लोकतंत्र अभिशाप बन गया है। अब आप लोग सब आदमी महसूस करते होंगे कि यार राजनीति बड़ा चौपट है। पहले खद्दर पहनना, खद्दर का मैं कुर्ता धोती बराबर विद्यार्थी जीवन से पहन रहा हूँ। जो यह आदर इज्जत पहले मिलती थी खद्दर पहनने में, आज अगर कोई खद्दर पहनने वाला आदमी दिखाई पड़ेगा तो उसके प्रति एक धारणा कोई बहुत अच्छी नहीं दिखाई पड़ेगी। तो आप ये सोचो कि जो खादी कभी स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक आदर्श और उसका विषय था, वह जो है आज निरादर का विषय हो गया। आप देख रहे हो कि रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है। युद्ध की विभीषिका ऐसी ही खत्म होने को नहीं आ रही है। पर्यावरण बिल्कुल प्रदूषित हो गया है। वेंकटेश्वर जो है वो मंदिर में जो लड्डू, धर्म का क्या की स्थिति क्या हो रही है कि उसमें चर्बी मिला हुआ जो है दिया जा रहा है, लोग खा रहे हैं और प्रसाद बन रहा है। तो आप ये कहिए, धर्म भी खत्म हो रहा है, लोकतंत्र भी खत्म हो रहा है। आज जो यह स्थिति है, जो विद्यार्थी हैं उनके सामने बेरोजगारी की समस्या है। शिक्षा, कभी कभी मैं व्यंग में लोगों से कहता हूँ कि वन नेशन वन एजुकेशन, एक शिक्षा होनी चाहिए मगर नहीं हो पा रही है। तो ऐसे समय में जबकि साम्यवाद फेल हो गया, समाजवाद फेल हो गया, पूंजीवाद फेल हो गया है, वो पूंजीवाद आज सारे दुनिया में बाजारवाद कुछ नहीं है, केवल बाजारवाद है। जो हिंदुस्तान में है वही अमेरिका में है, वही रूस में है, वही चीन में है, वही पाकिस्तान में है। कहीं कोई किसी से फर्क नहीं है। दुनिया किसी के सामने, सारी दुनिया के सामने, भारत के सामने ही नहीं, सारी दुनिया के सामने विकल्पहीनता का एक संकट है। इस विकल्पहीनता के संकट को नौजवानों को समझना चाहिए और इस विकल्पहीनता के संकट को गांधी ही दूर कर सकता है। इसलिए गांधी को जानना जरूरी है। अब मैं आपको बताऊं गांधी को क्यों जानना है, क्यों उसको राष्ट्रपिता कहा गया। गांधी ने इंग्लैंड से बैरिस्ट्री की शिक्षा प्राप्त किया। 1891 में भारत में आया। फिर कुछ दिन वकालत किया बम्बई में और काठियावाड़ में। उसके बाद एक क्लाइंट उसको मिल गया जिसका एक मुकदमा दक्षिण अफ्रीका में फंसा हुआ था। गांधी को लिवा गया वहाँ पर। तो गांधी ब्रिटिश शिक्षा पद्धति के ही उपज थे। हैट, सूट, बूट, टाई लगा करके जो है वो दक्षिण अफ्रीका गए और वहाँ पर उन्होंने वकालत किया। मगर गांधी के अंदर एक अंतः चेतना थी। वहाँ उसने महसूस ये किया कि भारतीयों के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। ब्रिटिश हुकूमत, आप लोगों को पता होगा कि दुनिया में 18वीं 19वीं शताब्दी में सारे विश्व में ब्रिटिश साम्राज्यवाद का ही राज्य था। गांव में एक देसी कहावत मशहूर था कि ब्रिटिश हुकूमत का जो है सूर्य कभी डूबता नहीं।
ये कहावत महसूस था। The sun never rises सारे in जो the है empire। ग्लोब में, दोनों ग्लोब में ब्रिटिश का ही हुकूमत था। तो गांधी ने ये महसूस किया कि ये जबरिया ज़बरदस्त आदमी है, इसके पास फौज है, इसके पास इतनी बड़ा जो है वो है, इसके साथ हिंसा से नहीं लड़ा जा सकता है, इसके साथ द्वेष से नहीं लड़ा जा सकता है। और उसने ये महसूस किया कि भारत में भी जो भारत गुलाम है वह इसलिए नहीं गुलाम है कि ब्रिटिशर्स जो है आए और यहाँ पर जो है आपको पराजित करके राज्य करने लगे। हमने उन्हें अपनी सल्तनत बख्श दी। एक जो है कहानी है कि सल्तनत बख्श दी, तो हम ही ने सल्तनत दे दिया उनको। ईस्ट इंडिया कंपनी थोड़े से लोगों को, 100 लोगों को लेकर के यहाँ आया था और वो व्यापार करने के लिए आया था। जहांगीर के दरबार में उसकी राजकुमारी जल गई थी। हकीम वकीम लोग जो है वो दवा कर रहे थे। उसके पास तब तक कुछ विज्ञान आगे बढ़ चुका था इंग्लैंड में। उसने एक बोरोलिन और बोरो प्लस टाइप का क्रीम दे दिया, का इसको लगा लो, जलन कम हो जाएगी। उसने लगा लिया, जलन थोड़ा सा कम हो गया। जहांगीर बड़ा खुश हुआ। उसने कहा चलो भाई तुमको हम जगह दे देते हैं, जहाँ तुम मांगो। तो उसने कहा हमको कलकत्ता में थोड़ा सा जगह दे दीजिए। कलकत्ता में उसको 400 वर्ग केवल ज़मीन दिया गया। वो 400 वर्ग ज़मीन को बढ़ाते बढ़ाते उसने सारा हिंदुस्तान कब्जा कर लिया। कैसे कब्जा कर लिया उसको हम आपको बताते हैं कि लॉर्ड क्लाइव के पास 100 सैनिक थे। लॉर्ड क्लाइव के पास 100 सैनिक थे। अली बर्दी खां का दामाद था मिर्ज़ाफ़र, तो उन्होंने पढ़ती नहीं थी। अली बर्दी खां को उसने जो है नवाब को आक्रमण कर दिया। जिसको उससे नहीं पढ़ती थी उसको अपने पक्ष में मिला लिया और 100 लोगों ने उसको पराजित कर दिया, बंदी बना लिया। अब बंदी बना करके गाजे बाजे के साथ जो मुर्शिदाबाद शहर में उसने जुलूस निकाला क्लाइव ने, उसने केवल 100 सैनिक थे और 1 लाख दर्शक थे। कोई कह रहा था बड़ा अच्छा हुआ ये नवाब जो है, उसको बांध करके हाथी पर बैठाया था क्लाइव ने। और कोई आदमी जिसको गलत महसूस हो रहा था वो सर नीचे झुकाए हुए थे। अगर एक ईंट मार देते उसको तो 100 सैनिक क्या कर सकते थे। 1 लाख की पब्लिक सड़क के किनारे होती। तो गांधी ने महसूस ये किया कि राज्य गुलामी हमने मोड़ ली है। ये जो है, जो हम आज गुलाम हैं, तो उसने आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी। अन्य में फ़र्क था, गांधी ने आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी थी, उसने गुलामी को ख़त्म करने की लड़ाई लड़ी। ये एक विशेषता थी। गांधी ने महसूस किया कि 1857 के गदर में वो सिपाही विद्रोह था कि राजाओं के अपने स्वार्थ का विद्रोह था। इसको आप अलग रखिए, मगर उसने ये कहा कि जो गड़बड़ियां हैं भारत में, यहाँ समाज विखंडित है, मनुष्य भयभीत है। हर आदमी ये समझता था कि जिसका सूरज कभी डूबता नहीं है उससे सब डरते थे और वह आतंक की तरह से काम करता था। चलो उसकी जो है खेती होती थी अन्य देशों में, वहाँ से मजदूर उठा ले जाता था। तो ये इस तरह का जो भय था, सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जब आदमी भयभीत हो जाता है, उसको डर पैदा कर दिया जाता है, तो उसकी आवाज़ बंद हो जाती है। ब्रिटिशर्स ने 200 साल के उसमें भारत को एक भयभीत राष्ट्र बना दिया। किसी की हिम्मत नहीं थी। लोग, सरकार शब्द जो है बंगाल में
आया, वहाँ पर लोग उसको उस समय सलाम करते हुए सरकार कहने लगे थे। सरकार एक जाति बन गई थी। गांधी ने इस भय को दूर करने का काम किया। भय को दूर करने का कैसे, अगर आप कभी घटना पढ़ें, क्योंकि बड़ा विस्तार का विषय है, बोलने को तो मैं 5-6 घंटा बोल दूँ। नहीं, मैं चाहूँगा कि सर ने एक आर्टिकल, एक कहानी लिखी थी, मैंने पढ़ा था कि जब चंपारण डिस्ट्रिक्ट में जो है नीलाहों को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा था, जो नील के मजदूर थे, तो किस तरह संक्षिप्त बता रहे हैं, गांधी जी वहाँ पे बता रहा हूँ मैं जी। गांधी को देखिए अन्य से अलग कैसे था वो। उस समय तिलक और गोखले दो बड़े नेता थे। गांधी जब भारत में 1914 में आए तो भारत में दो बड़े नेता थे जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, एक गोखले और दूसरे जो है तिलक। गांधी ने गोखले और तिलक दोनों का मर्डर किया और उनके विचारों के बाद उन्होंने ये कहा कि यह आज़ादी की लड़ाई ब्रिटिशर से लड़ना नहीं है, हम उन्हें प्रेम करेंगे मगर हम गलत बात को नहीं मानेंगे, गलत बात के लिए जनता को वो करेंगे। एक व्यक्ति उनसे मिला वहाँ का चंपारण का, उसने कहा साहब बड़ी वहाँ पर अब वो है शोषण है और उस शोषण को दूर कर आप ही कर सकते हो, आप आइए और वहाँ जो है। गांधी ने कहा ठीक है हम चलेंगे। 1917 में गांधी जो है चंपारण के लिए चल दिए। राजकुमार शुक्ला नाम के एक व्यक्ति थे, साधारण से छोटे से वकील थे, वो अपना लेके आए। पटना स्टेशन पर जब उतरे तो गांधी सोचते रहे कि केवल राजकुमार शुक्ला से काम बनने वाला नहीं है। उसने कहा कि जो है इलाइट क्लास को, जो इंटेलेक्चुअल क्लास होता है उसको जागृत करना पड़ेगा। तो वहाँ पर एक, मुझे याद नहीं आ रहा नाम इस समय, कुछ उसमें, तो वह उन्होंने कहा कि अमुक बेग को जानते हो? हाँ कहीं जानता हूँ। कहीं जाओ कह दो कि मोहनदास करमचंद गांधी आए हुए हैं। गए, तब तक गांधी का नाम दुनिया में बहुत मशहूर हो गया था। तो उनको बड़ा आश्चर्य लगा, वो पटना के बहुत बड़े वकील थे और वो अरे गांधी यहाँ आया बिना खबर दिए? कहना हाँ आए हुए हैं, स्टेशन पर हैं, उन्होंने आपसे कहा कि बात कराइए। वो बेचारे दौड़ते हुए अपनी गाड़ी वाड़ी लेकर के आए और गांधी को अपने साथ ले गए। गांधी जब चंपारण पहुँचे, अब गांधी अखबारों में तमाम निकला कि गांधी चंपारण में वो करने के लिए जा रहे हैं, तो उनको रोक दिया गया, कहा नहीं आप जा सकते हैं। धारा 144 लगा दिया गया और धारा लगा दिया गया और गांधी को अरेस्ट कर दिया। जज के सामने गांधी को प्रस्तुत किया गया। जज ने कहा कि आप ये धारा का उल्लंघन कर, देखिए ये आपका कानून है, मुझे ईश्वर ने यह आदेश दिया है कि मैं इन किसानों के, जो निलहे किसान हैं जिनके खेती को आप ज़बरदस्ती उसमें नील की खेती कराते हो, मैं उसके खिलाफ वो करने जा रहा हूँ। तो अब मैं आपका आदेश मानूं कि उस ईश्वर का आदेश मानूं जिसने कि कहा है कि यह कार्य करना आपको ज़रूरी है, आपका कानून है, आप मुझको अरेस्ट कर लीजिए। उसने बड़ा कहा ये तो बड़ा अजीब आदमी हमको मिल गया भाई। उसने कहा ठीक है देखिए ऐसा है, हम आपको मैं छोड़ देता हूँ, जाइए आप, 1 रुपया आप फाइन जमा करिए। उन्होंने कहा जब मैंने जुर्म नहीं किया है तो मैं 1 रुपया फाइन कैसे जमा करूँगा। जज जब कोर्ट ख़त्म होने लगी तो जज ने अपने पास से 1 रुपया जमा किया, कहा भाई अब हमने वो कर दिया, छोड़ना है 1 रुपये के उस पर। गांधी, ये एक घटना ने सारे लोगों को एक अचंभित कर दिया कि एक बड़ा अजीब आदमी आ गया भाई ये तो। अब जो पटना के आसपास के इलाइट क्लास का आदमी था, इंटेलेक्चुअल माने आप समझते हैं? इंटेलेक्चुअल माने होता है प्रज्ञावान। प्रज्ञा शब्द आपने सुना होगा। इंटेलेक्चुअल ये माने नहीं कि बीए में पास कर लिया और आपने 2-4 किताब पढ़ लिया इंटेलेक्चुअल हो गए। प्रज्ञावान जो है वो इंटेलेक्चुअल कहा जाता है। प्रज्ञावान का मतलब वो होता है जो सही गलत को जानता है, और सही गलत को जानता ही नहीं है, सही के पक्ष में खड़ा होता है, वो इंटेलेक्चुअल है। आप जानते तो हैं
सही ऐसा कोई भी आदमी नहीं होगा कि जो किसी चीज़ के संबंध में क्या गलत है क्या सही है न जानता हो। जानते सब हैं। अगर पढ़ा लिखा आदमी है, बीए हुए में पास किया है, कुछ किताब उताब पढ़ा है, तो हर आदमी इंटेलेक्चुअल है। मगर फाइनली कंप्लीट इंटेलेक्चुअल नहीं है, क्योंकि वो सत्य के साथ खड़ा ही नहीं होता है। कहता है यार जारो क्या मतलब हमें दुनिया से। मगर गांधीवाद था, उसने लोगों को प्रेरित किया कि सत्य के साथ खड़े हो। उसने प्रेम करना सिखाया, उसने अहिंसा सिखाया। अब एक घटना मैं बता रहा हूँ, अहिंसा क्या होता है। उसने कहा भाई देखो, अहिंसा हिंसा से बड़ी चीज़ है, मगर अगर आप डरपोक हो तो हिंसा, डरपोकपन से, भीरुता से हिंसा बड़ी है, और हिंसा का मुकाबला अहिंसा से ही कर सकते हैं आप। और जो अहिंसक होगा, गांधी ने कहा कि आपके गाल पर कोई एक झापड़ मारे तो आप दूसरा गाल भी उसके सामने कर दीजिए। कितने लोग मारो, कहेंगे अब तुम एक झापड़ मारोगे, हम तुमको 4 झापड़ मारेंगे। आज की मूल प्रवृत्ति तो यही है ना। कितने लोग ये समझते हैं, मगर ये बड़ी भारी चीज़ है कि हमको अगर कोई एक झापड़ मारे तो मैं कहूँ भैया आओ मार लो, इस पर भी मार लो। तो ये मूल्य, अगर इतना कहना ही ये पर्याप्त होगा कि वो आदमी द्रवित हो जाएगा, कहेगा कि अरे ये तो ये कैसे आएगा, जबकि आपके अंदर सत्य होगा और आपके अंदर प्रेम होगा। तो गांधी ने आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी। गांधी ने देश की गुलामी का जो कारण है, हम हैं सफाई पसंद नहीं है। गांधी का एक बहुत बड़ा वो है जो आज भी सरकार चला रही है, स्वच्छ भारत सफाई अभियान। हाँ, स्वच्छ भारत अभियान। सफाई अभियान चला रही है कि नहीं चला रही है? स्वच्छता अभियान, स्वच्छता अभियान में गांधी का फोटो न लगाकर गांधी का चश्मा रख दिया। स्वच्छता अभियान का जो एडवर्टीजमेंट आता है उसमें गांधी का चश्मा। तो भाई गांधी के चश्मे से तुम देखो, स्वच्छता जो है सबसे जरूरी चीज़ है। गांधी ने स्वच्छता का वो जो है पाठ पढ़ाया कि हर आदमी, जब वो गए चंपारण में तो देखा गांव बड़ा गंदा था, उसने झाड़ू उठाया। अच्छा एक बात मैं और बता दूं इसमें, जब गांधी के उसमें लोग आए पटना के, रांची से, तमाम जगह से बड़े बड़े वकील आए, ब्रजकिशोर नारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसमें वकालत शुरू कर दिए थे। JB कृपलानी प्रोफेसर थे रांची में, ये सब लोग आ गए, वहाँ जमा हो गए। कहा अरे भाई आप देखें ये क्या है। तो देखा वहाँ गांधी जो है आया, कहा भाई क्या करना है, कहने झाड़ू ले लो और चलो झाड़ू लगाओ हमारे साथ, गांव में झाड़ू लगाओ। तो गांव में अब JB कृपलानी तो सूट टाई वाई लगाए हुए थे, उन्होंने छोड़ दिया। वो जो है अपने साथ ब्रजकिशोर नारायण, जो JP जयप्रकाश नारायण के ससुर थे, बड़े भारी वकील थे, वो अपने साथ जो है नौकर चाकर खाना बनाने वाला सब लेकर के आए थे, राशन पानी। गांधी ने कहा कि किशोर बाबू अगर आपको इसमें शामिल होना है तो आप ये राशन पानी रखिए और शाम को हमारे साथ रसोई घर में काम अपना सौंप लीजिए। तो यह चीज़, यह प्रवृत्ति, उसने कहा कि जो व्यक्ति कार से चलेगा और अपने पास साई वो सब रखेगा, वो कोई आंदोलन नहीं कर सकता है, वो कोई क्रांति नहीं कर सकता है। गांधी महान इसलिए था कि उसने भारत को ये सिखाया। और मैं तो ये कहता हूँ कि गांधी हैज़ गिवन ए न्यू नेशन, एक नया राष्ट्र उसने पैदा किया। जो 1910 का 1920 का राष्ट्र था वो गुलाम देश था, जिसमें कि हम नतमस्तक थे। 1934 में गांधी जब जा रहा था गोलमेज कॉन्फ्रेंस में, तो उस समय समुद्री जहाज़ से लोग जाते थे। समुद्री जहाज़ पे गांधी भी गया, मदन मोहन मालवीय गए, जिन्ना भी जा रहा था, और कई राजा जयपुर, बिहार के कई राजा, ये सब लोग भी जा रहे थे। लोगों को ये हुआ कि
ब्रिटिश हुकूमत ने हमको एक भारत की आज़ादी, भारत की व्यवस्था के लिए आमंत्रित किया है। उन्होंने देखा कि इसमें तो गांधी भी है, जो कि जो है कब वो धोती पहने हुए हैं, और वो जो है गांधी जब चंपारण गया था तो कुर्ता, धोती, टोपी और ये अंगवस्त्रम लगा कर गया था, और जब गांधी वहाँ से लौटा तो उसने धोती पहन लिया। यह जो है चंपारण के आंदोलन का भारत के इतिहास में एक प्रमुखता, कि वहाँ जब लौटा वो तो धोती पहन करके लौटा, और वह धोती वो अपने मृत्यु तक पहने रहा। और जब वो इंग्लैंड जा रहा था तो देखा कि राजा जयपुर जो है वो उस ज़माने के उसमें 2 लाख का सूट सिलाया था, हीरा जवाहरात जड़ा हुआ, दिखाया गांधी को। कहा तुमको तो जाने नहीं पाओगे वहाँ। कहा मैं तो जाने के लिए जा ही नहीं रहा हूँ, मैं तो भारत की उसके लिए बात करने जा रहा हूँ। मदन मोहन मालवीय अपने साथ जो है मट्टी वट्टी ले गए, साथ में गंगा जल ले गए पानी पीने होने के लिए। गांधी ने कहा कि ठीक है, हर जल जो ईश्वर का बनाया हुआ है, वो चाहे इलाहाबाद का हो, प्रयागराज का हो, काशी का हो, चाहे कहीं का भी हो, वो ईश्वर का बनाया हुआ है, सब जल पवित्र है। वो एक भावना थी उसकी। जब गांधी पहुंचा उसको सबको ठहरा दिया गया। भाई गांधी कॉन्फ्रेंस में देखा तो बड़े सब वहाँ लॉर्ड होते थे। लॉर्ड माने जो है लॉर्ड, जैसे राजे महाराजे। कॉन्फ्रेंस में देखा लोगों ने कि एक वहाँ पर गांधी बैठा है जो कि जो है एक धोती और ऊपर लगाए हुए हैं। दूसरे दिन बादशाह ने, जो जॉर्ज पंचम था, वो किंग था, उसने सबका डिनर किया। डिनर में ये था कि एक ड्रेस प्रिस्क्राइब्ड होता है, वो पहन कर ही आप जा सकते हो। लोगों ने कहा भाई, अब सब ड्रेस ले गए थे। एक आदमी आया वहाँ का, उसने कहा भाई गांधी जी आपको ड्रेस हम अवेलेबल करा देंगे, अगर आपके पास नहीं है, मगर ये ड्रेस पहन कर ही जाइएगा। कहते देखो हम इसी ड्रेस में जाएंगे, अगर तुमको खाना खिलाना है खिलाना, नहीं तो मत खिलाना। हम खाना खाने के लिए ड्रेस नहीं पहनेंगे। हमारा देश जो फूंका हुआ नंगा है, तुम सारे देश के लिए अगर कपड़े की व्यवस्था कर सकते हो तो मुझे दे हुए। यह एक विचार था उसका, जो विचार किसी का नहीं था। इसलिए गांधी को जानना जरूरी है। इसलिए गांधी एक राष्ट्रीय ऐसा व्यक्ति था जो सबसे अलग था। अब जॉर्ज पंचम वो हक्का बक्का रह गया कि अरे कोई ऐसा भी आदमी है जो कि हमारी सत्ता को चैलेंज कर रहा है। दुनिया का कोई आदमी नहीं था जो इस बात के लिए था कि अगर बादशाह वो कर दे, उसकी तरफ ताक ले, तो वो जमीन पर लौट जाए। कहने का नहीं, उसके मन में ये भाव घूसता रहा कि आखिर देखें आदमी है कैसा ये। वो व्यक्ति, इट वॉज द फर्स्ट मैन गांधी ऑफ द वर्ल्ड, जिसके पास ब्रिटिश हुकूमत की बड़ी संस्था खुद आई मिलने के लिए। तो इट वॉज द डिफरेंस। वो सत्य अहिंसा प्रेम का जो नायक था गांधी। दूसरी बात, गांधी धर्म के बारे में और सब के बारे में बहुत जो है लिखा करते थे, प्रवचन देते थे, सनातन धर्म उन सब के बारे में कहते थे। बनारस के पंडितों को बड़ा बुरा लगता था कि गांधी जो है वो धर्म के बारे में बात करता है, कुछ क्या है ये। तो जो विद्वान लोग हैं उनके यहाँ एक पद्धति है शास्त्रार्थ की। उन्होंने कहा कि जरा ये मालवीय जी से पंडितों ने कहा कि हम लोग गांधी से शास्त्रार्थ करना चाहते हैं, आप गांधी से टाइम ले लीजिए, शास्त्रार्थ हम लोग करेंगे उनसे। वो धर्म के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में ज़्यादा बात करते हैं। मालवीय जी ने बात किया, गांधी जी ने कहा बड़ा अच्छा है, पंडित लोग आए जो है, काशी के विद्वान लोगों का हमारे इसमें स्वागत है। अब वो गांधी का एक आश्रम था, वहाँ रहते थे, उन्होंने वहीं बुलाया। अब पंडित लोग अपना वेद पुराण सब बांध करके लेकर पहुँचे वहाँ पर। उन्होंने गांधी के जो है वहाँ पर आश्रम था,
आश्रम कोई बड़ा भारी 5 स्टार होटल नहीं था, कुटिया टाइप का बना हुआ था साबरमती का आश्रम। तो साबरमती का आश्रम, अब आप देखिए कि आज क्या देश है, ये बहुत मतलब हम आपको बताना चाहते हैं, आप कभी इस पर थिंक ओवर करिए कि वो साबरमती आश्रम जिसको दुनिया के लोग देखने आते हैं, वो एक गांधी का जो है प्रतीक है, वो इस राष्ट्र का प्रतीक है, वो गुलामी के ख़त्म करने का प्रतीक है। अब उसको अगर दुनिया को दिखाना है तो झोपड़ी ही दिखाओ ना, उसको बड़ी बिल्डिंग बनाकर मत दिखाओ, इस तरीके का जो है मार्बल लगाकर मत दिखाओ, वही दिखाओ ओरिजिनल। पंडित लोग आए वहाँ पर। अब गांधी जी जो है पंडितों को एक बड़ा सा उन्होंने 2-3 कम दे दिया। एक जो प्रधान पंडित थे उन्होंने एक पंडित से कहा कि जाओ जरा गांधी के जहाँ आश्रम जो है गांधी का हेड आश्रम जो है वहाँ देखो कौन सी किताब पढ़ रहा है वो, कल बहस करने के लिए। वो आया, देखा तो गांधी जो है वो वहाँ नहीं थे। तो जब वो जा रहा था तो देखा, उनका गांधी कहाँ गए, कहें वो हैं देखें। तो देखा कि गांधी एक बाल्टी लिए हुए, और उस आश्रम में बहुत सारे लोग रहते थे, नाना प्रकार के लोग रहते थे, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े प्रोफेसर्स, बड़े बड़े विद्वान लोग वहाँ पर उनके आश्रम में रहते थे। सबको खाना पीना ये सब का वो रहता था। शाम को दूध पीने के लिए जो दूध के पीने लायक होते थे उनको दूध दिया जाता था। तो दूध वितरित कर दिया। गांधी हर एक जा कर कहने लगे कि भाई काशी के पंडित लोग आए हुए हैं, वो लोग मलाई वलाई और रबड़ी उबड़ी खाते हैं, खाने वाले आदत का है, तुम लोग आज दूध मत पियो, आज उनका अपना हिस्सा का दूध तुम उन्हें दे दो और इस बाल्टी में डाल दो, हम जो है वो। तो लोगों ने कहा गांधी की बात तो काटे, उन्होंने कहा भाई ठीक है आप ले लीजिए। तो दूध बटोरते रहे सब। अच्छा, वो आदमी पीछे पीछे इनको घूमता रहा। वो आया, उसने कहा कि गांधी क्या कर रहे हैं? कहीं गांधी हम लोगों के लिए दूध इकट्ठा कर रहे हैं लोगों से। अरे कहा यार तुम क्या बात करते हो? तो पंडित खुद आया, देखा, महादेव देसाई उनके सहायक थे, वो जो है दूध का वो चला रहे थे। उनका देखो तुम नहीं जानते हो कि कैसे मलाई बनती है और मलाई के बाद कैसे रबड़ी बनती है। उसने कहा देखो पहले मलाई बनाओ, और खुद बैठ गए वो और मलाई निकाल कर रबड़ी बनाने लगे। पंडित जो है वो देख रहा था और उसने आया वो तो अपने पंडितों से कहा कि यार ये आदमी जो है बड़ा अजीब है, ये हम लोग उसको जो है यहाँ पर बड़ा भूला कर रहे हैं और ये ढूंढ रहे हैं कि इससे उसको जो है कहीं वो कहेंगे जो वो कहता है कि सत्य ही धर्म है। गांधी कहता था कि सत्य ही धर्म है, सत्य ही ईश्वर है। ईश्वर सत्य नहीं, ईश्वर सत्य, सब लोग कहते हैं कि ईश्वर सत्य है, गॉड इज ट्रुथ। गांधी इसका उल्टा कहता था कि ट्रुथ इज गॉड। अगर जिस दिन आप ये मान लो कि ट्रुथ इज गॉड, देयर विल बी नो डिफरेंस बिटवीन हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, किसी में कोई अंतर नहीं रह जाता। तो यह चीज़ जो है उसका ये प्रोपाउंड किया गांधी ने, और ये हमारे शास्त्रों से आया है। ऋग्वेद पढ़िए आप। मैं तो ज़िंदगी भर केमिस्ट्री पढ़ाता रहा। रिटायरमेंट के बाद हमने पढ़ना शुरू किया वेद। भाषण में देता था गांधी पर बहुत। तो हमने कहा भाई देखें जरा सा, फुर्सत नहीं मिलती थी। तो मैंने देखा, अगर आपको विश्वास न हो तो मैंने एक किताब लिखी है, मैं भेज दूंगा कभी, और कभी मैं उस पर मौका मिला, स्वास्थ्य मेरा ठीक रहा, आज जैसी उत्साह आ गया तो मैंने तो कहा था कि मैं बीच में ब्रेक करूंगा, मगर ऐसा लग रहा है कि उत्साह है बीच में। ब्रह्मांडीय नियम जो लॉ ऑफ यूनिवर्स है, लॉ ऑफ यूनिवर्स क्या है? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, लॉ ऑफ एनर्जी, ये रिट है। ये जो सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारे हैं वो कैसे हैं? वो अपने धर्म का निर्वाह कैसे कर रहे हैं? रित से कर रहे हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से कर रहे हैं। आज हम बीमार हैं, आज हम पर्यावरण प्रदूषण से हमारा नष्ट कर दिया जा रहा है। ये किस पर प्रहार है?
ये उस पर प्रहार है, रीत पर प्रहार है। तो सत्य को तो हमने छोड़ दिया, झूठ का बोलबाला है। अगर आप अंदाज कर लो कि अगर आप बड़े सत्यवादी बन जाओ, क्या यार कहाँ आप चक्कर में पड़ गए तुम सत्यवती के। लोग कहते थे हमें, क्या पंडित जी के चक्कर में तुम कहाँ पड़ गए हो। मैंने कई नेता भी पैदा किया, छात्र संघ के छात्रों को, ज्ञानपुर बड़ा भारी कॉलेज था, तो मैं जब करता था तो दूसरे लड़के कहते थे कि यार इनके चक्कर में न पड़ो, ये पार्टी जो छोड़ो, वो तो पार्टी ज्वाइन कर लो, तुमको कुछ बन जाओगे, 4 पैसा कमाओगे, और पंडित जी के चक्कर में रहोगे तो फिर ऐसे रह जाओगे। तो आज ये क्या है, ये संकट है कि सत्य का साथ नहीं देना चाहता कोई बड़ा जो है अगर है, मगर सत्य से जूझना है, सत्य से जूझ कर मर जाना है। कल ये हमारे एक गुरु जी थे, उनकी शिष्या 28 साल से लड़ रही हैं, उनके आश्रम पर गुंडों ने कब्जा कर लिया है और गुंडे बाबा बन गए हैं। जो बदमाश थे, गुंडे थे, वो बाबा बन गए हैं, और बड़े बड़े वो लोग आ करके उस पर जो है वो करता है। वो एक हमारे जो गुरु जी थे बाबा जी, वो वहाँ पर एक शिव मंदिर था, उसका अभिषेक बड़ा प्रभावशाली होता था। तो तमाम मिनिस्टर्स जो हैं, बीजेपी के ही नहीं और इसके पहले के भी मिनिस्टर्स वहाँ आते थे, वो लोगों को पूजा पाठ कराता था, उनको यही प्रसाद वसाद दे देता था सब उसके। तो झूठ का साथ देने वाला ज़माने में बहुत मिल जाएगा, सत्य का साथ देने वाला नहीं मिलेगा। सत्य बड़ा महंगा हो गया है, सत्य बहुत महंगा हो गया है। तो आज गांधी को जानने की इसलिए ज़रूरत है कि सत्य को वापस ले आओ, संघर्ष करो, सत्य के लिए लड़ो, जूझो। एक भी आदमी अगर सत्य के लिए लड़ने के लिए मिलेगा तो गांधी का एक मिशन था सत्य, दूसरा था प्रेम, तीसरा था अहिंसा। तो ये चीज़ें इनके आधार पर। अब दूसरा मैं बात बता रहा हूँ कि गांधी के इक्विवेलेंट, गांधी को जिसने राष्ट्रपिता बनाया उसको सुभाष चंद्र बोस कहा जाता है। उन्हें जिसने संबोधित किया राष्ट्रपिता, वो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के बड़े नेता थे, राष्ट्रपति 2 बार चुने गए कांग्रेस के अध्यक्ष को राष्ट्रपति कहा जाता था। 2 बार चुने गए, गांधी ने विरोध कर दिया, कहा कि मैं सुभाष को नहीं पसंद करता, कांग्रेस के अध्यक्ष होने लायक नहीं है। सुभाष चंद्र बोस ने को गाली नहीं दिया, सुभाष बोस लड़ने के लिए नहीं आ गए। सुभाष चंद्र बोस ने कहा बापू अगर आप नहीं वो करते तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। और सुभाष चंद्र बोस ने अपना रास्ता बदल दिया। सुभाष चंद्र बोस ने ये सोचा कि गांधी के रास्ते से डिफरेंस हो गया। उन्होंने कहा कि हम ब्रिटिशर्स को लड़ करके लेंगे और आज़ाद हिंद फौज बनाया। अब आप क्योंकि पढ़े लिखे हो, आप वो आगे, मैं तो 2 साल 4 साल का मेहमान हूँ, रहूँगा नहीं रहूँगा, हमारे विचार किताबों में रहेंगे या जो हमने जीवन का अनुभव किया है तुम लोगों को बता देते हैं, उसमें चिंतन करना। कभी गांधी को और सुभाष को रख करके, सुभाष ने मुसोलिनी, हिटलर से मिलना शुरू किया और देश के सबसे दुनिया के बड़े बड़े शहंशाहों से मिल करके अंत में चले गए वो जापान में। जापान उस समय ब्रिटिशर्स का, ब्रिटेन का जो है विरोधी था। उन्होंने ये सोचा, उनकी अपनी हाइपोथेसिस थी, वो राष्ट्रभक्त थे, देश को आज़ाद कराना चाहते थे। उन्होंने कहा कि जापान के साथ मिल करके मैं भारत पर आक्रमण कर दूंगा और ब्रिटिश सेना को भगा दूंगा। गांधी इसको पसंद नहीं करते थे, इसलिए नहीं पसंद करते थे कि जितना क्रूर ब्रिटिशर्स थे उतने क्रूर जापानी भी थे। उन्होंने कहा एक गुंडा को हटा करके दूसरे गुंडे को प्रस्थापित कर देना आज़ादी नहीं है। तो ये गांधी का विरोध था। मगर सुभाष चंद्र बोस का ये आइडिया था कि भाई ऐसे हम, जब सुभाष चंद्र बोस को नहीं था इस पर विश्वास, फिर भी वो गांधी का आशीर्वाद चाहते थे। और जब उन्होंने सेना गठित कर लिया तो उस अपने ब्रिगेडों का नाम उन्होंने नेहरू और इनके नाम पर रखा था।
और गांधी को रेडियो पर अनाउंस बोले वो कि बापू राष्ट्रपिता मैंने ये कर लिया है। तो गांधी ने कहा कि आप तुम अपने उसमें सफल हो, मेरी कामना है, मगर अपना रास्ता गांधी ने नहीं छोड़ा। जिस दिन 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, तथाकथित जो आज़ादी हमको मिली देश के बंटवारे के साथ, झंडा फहराने के लिए उनके परम शिष्य जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री हुए, झंडा फहराने के लिए दिल्ली में खड़े हुए। आंदोलन को शुरू करने वाला आदमी, आंदोलन में बराबर लड़ने वाला आदमी उसमें कहाँ था? उसमें वो नोआखाली में था। कभी आप कल्पना कर सकते हो कि केजरीवाल ने अभी जो है वो आतिशी को बनाया चीफ मिनिस्टर और खुद वहाँ खड़ा हुआ है, वो आतिशी उसका पैर छू रही है। तो गांधी को भी यह लगता कि मैं खड़ा रहूं यहाँ पर, झंडा फहराने के बाद प्रधानमंत्री मेरा पैर छुए कि बाबू मैं प्रधानमंत्री बन गया। गांधी के लिए प्रधानमंत्री बनना, झंडा फहराना उतना ज़रूरी नहीं था जितना ज़रूरी ये था कि नोआखाली में जो हिंदू मुसलमान जूझ रहे हैं, एक दूसरे को मारने पर उतारू हैं, उसको सॉल्व किया जाए। दिस वाज हिज, उसका ये जो है व्यवहार था, ये आचरण था। वो अपने पोती के साथ जो है एक धोबी के घर में रुकी हुई थी और धोबी ने कहा कि ले आया वो तिरंगा उरंगा लगाया, मोमबत्ती जलाए कि अरे आज देश आज़ाद हो गया। 12 बजे गांधी आए, अपना खाना पीना खाए लेटे हुए हैं। उनसे ये कोई नहीं चिंता की बात है कि वहाँ झंडा फहराया जाएगा, कौन मिनिस्टर बनेगा कौन नहीं बनेगा। तो उसने कहा कौन बुढ़ा आया है जी, किसको ले आई हो तुम? अरे खाइए गांधी जी हैं। बापू कहीं तुम झूठ बोलती हो, गांधी तो इस समय दिल्ली में होगा और क्या, देश आज़ाद हो गया है और वहाँ पर मिनिस्टर बना रहा होगा गांधी, यहाँ हमारे उसमें आया होगा वो। उन्होंने कहा नहीं बापू ये गांधी ही हैं और इनको मैंने अभी खाना वाना खिलाया है, वो उनकी वो हैं। तो वो धोबी जो बुढ़ा था, जो हर्ष के अतिरेक में वो कर रहा था, उसने कहा कि गांधी अगर होगा ये तो झूठ नहीं बोलेगा। मैं इसी से पूछता हूँ कि क्या तुम गांधी हो? वो गांधी से पूछ रहा है कि बुढ़े तुम क्या गांधी हो? तो हंसने लगे वो। कहें क्यों, क्या मैं गांधी नहीं हो सकता हूँ? कहें अगर तुम गांधी हो तो तुम देवता हो। तो वो जो है ये एक, आप कल्पना करो, पूरा इतिहास देख डालो कि कोई व्यक्ति मिला ऐसा, एक यूनिक था व्यक्ति वो, जो कि इस प्रकार से अगर वो कर रहा है तो वो जो है वह व्यक्ति, जब हम पढ़ते हैं कभी उस पर जो है व्हाट्सएप वगैरह पर कि लोग गोडसे को महिमा मंडन करते हैं, तो मुझे ये होता है कि ये महिमा मंडन करना ये गुलामी का महिमा मंडन है। यह गुलामी का महिमा मंडन है जो व्यक्ति बिना किसी अपेक्षा के जितने भी विश्व में जो है क्रांतियाँ हुई, उन क्रांतियों का जो मसीहा था वही राष्ट्रपति बना। तो यह जो है गांधी राष्ट्रपति नहीं बने। तो दिस इज द रीज़न कि गांधी को राष्ट्रपति कहा जाता है और देयर इज नो ए पैरेलल मैन जो कि गांधी का मुकाबला कर सके। अब ये तो आपके प्रश्न का हमने बड़ा दीर्घ उत्तर दे दिया। एक अगर यह जो है एक और प्रश्न था जो बहुत सारे लोगों के मन में होगा और मेरे मन में भी बहुत दिन से था। गांधी जी हमेशा चरखा क्यों चलाते रहते थे? चरखे को गांधी जी का सबसे बड़ा हथियार माना गया, तो आखिर ऐसा क्या था उनके चरखे में कि वो हमेशा जो है चरखा अभी चलाते मैंने कहा ना कि हमने तो 60 साल गुजार दिए गांधी को पढ़ने में, गांधी के संबंध में चिंतन करने में। थोड़ा यह नहीं है कि गांधी को जो है जिया नहीं, मगर मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मैं
0.11% भी अगर कोई जी ले गांधी को तो बहुत है, 100% नहीं जी सकते आप। अब देखिए चरखा का यह विश्व के इतिहास में बहुत वो होता है कि 1981 में 35 जो है नोबेल लॉरेट ने एक जगह उनका कॉन्फ्रेंस हुआ और वहाँ उन्होंने लिखा ये कि आने वाली पीढ़ी ये ताज्जुब करेगी कि हाड़ मांस का एक पुतला गांधी जैसा भी पैदा हुआ था। इसलिए लोग सोचते हैं कि यार नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है और इतिहास बदल हो जाएगा, वो कि अरे ये नहीं, ये इतिहास झूठा है। तो एक चर्चिल था प्रधानमंत्री 1940 के आसपास, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर, ब्रिटेन लॉर्ड का चर्चिल, हाँ। प्रधानमंत्री था चर्चिल, बड़ा कूटनीतिज्ञ आदमी था, बड़ा वो था, गांधी की बात को बिल्कुल नहीं मानता था। जो प्रस्ताव पास होता था, अगर ब्रिटेन की पार्लियामेंट भी जो है उसको कुछ वो करती थी तो वो उसको टाल देता था। भारत में उस समय क्या था कि भारत में भीषण अकाल पड़ा, बंगाल में लोग मरने लगे। 1935 से 40 के बीच में की बात है। ब्रिटिश हुकूमत क्या करती थी कि यहाँ पर कपास बो आती थी, ऋणी बोया जाता था। हमारे बचपन में भी मैंने देखा कि गंगा के किनारे ऋणी छीट दीजिए अपने आप हो जाता था। एक्सपोर्ट करना इजी होता है। अच्छा, तो वो कपास जाता था ग्रेट ब्रिटेन, और ये जो नील है, भारत में नील का उत्पादन होता था, नील डाई है और इससे नीला रंग बनता था और कपड़ा में इसको वो करके, उस ज़माने में भारत में लोग नीले रंग का कपड़ा सब पहनते थे सबसे ज़्यादा। तो अब ये देखिए कपास, तो गांधी ने एक आंदोलन शुरू किया, कहा कि जो है तुम कपास मत दो, गांव-गांव प्रचार करके कपास मत दो, और कहा तुम चरखा चलाओ, हर आदमी चरखा चलाओ और सूत काटो और अपने पहनने भर के लिए कपड़ा और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करो। गांधी ने एक आंदोलन शुरू कर दिया। जब ये बात ब्रिटेन में आई तो उसने कहा कि ये बेवकूफ़ गांधी जो है ये चरखा चला करके और सूत काट करके ब्रिटिश हुकूमत को जो है डाउन करेगा। मगर गांधी ने इसको कांग्रेस के आंदोलन का एक अंग बना लिया। जगह जगह लोग विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करने लगे, बड़े राजा महाराजा तक उसमें शामिल हुए और घर घर चरखा चलने लगा। जैसे गांधी सुदर्शन चक्र कहते हैं विष्णु के लिए, वैसे गांधी का ये चरखा चक्र हो गया। चरखा लोग काटने लगे। मेरे घर में मैं मांडा का रहने वाला हूँ, राजा का वो है, मेरे बाबा राजा के पुरोहित थे। बढ़िया सुबह सुबह माल मिलता था, हलवा पूड़ी सब आता था। बहुत पंडितों को जो है, पंडित हमारे गांव में उनके घर में चूल्हा नहीं जलता था। बढ़िया राजा के यहाँ से गए, मंत्र उच्चारण किया, पूजा पाठ किए, वो आए घर पर, देखा तो राजा के यहाँ से दही जलेबी और रबड़ी और ये सब आया हुआ, लोग खा रहे हैं। कितना आनंद की चीज़ है ये। मगर हमारे बड़का बाबू जो हैं वो गांधीवादी हो गए, वो चरखा ले आए और चरखा चलाने का जो है मिशन में शामिल हो गए। राजा को पता लगा, अरे कहा ये तो जो है इनका लड़का पंडित जी का जो है वो चरखा काटने लगा और सब गांव में प्रचार कर रहा है चरखा काटने का, पंडित को हटा दो। सब बंद भैया। पूरी मिठाई और हलवा जलेबी सुबह आई, सब बंद हो गई। खेती करना पड़ा। मगर आप याद करो, ये कुर्बानी है और ये कुर्बानी घर घर से हुई है, कोई एक व्यक्ति ने कुर्बानी नहीं दिया है। आप इन कुर्बानियों का कोई इतिहास नहीं लिखेगा। मैंने खुद देखा है कि
हम क्योंकि हम ब्राह्मण थे, पंडित थे, और हमारे बाबा बड़े भारी ज्योतिषी थे। राजा बड़ा डरता था कि अगर ये श्राप दे देंगे, ब्राह्मणों के हाथ में श्राप का एक वज्र होता था कि श्राप दे देंगे तो हम बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो हमारे घर पर तो उसने कोई आतंक नहीं किया, मगर वो बरई को मारते मारते उसको पकड़वा दिया, घर छोड़ दिया उसने। एक बंगाली डॉक्टर थे, उनका लड़का जो है भाग गया कलकत्ता चरखा काटने के उसमें। तो चरखा जब काटने लगे लोग और चरखा काट करके कपास जाना बंद हो गया, उसे चरखे से उसके बाद कपड़ा बनने लगा। गांधी ने कहा कोई मुझे माला नहीं पहनाएगा। गांधी हमेशा सूत का वो पहनते थे, विनोबा भावे पहनते थे। कभी भी गांधी की प्रतिमा पर, जब कभी हम गांधी जयंती मनाते थे तो उनकी प्रतिमा पर माला नहीं चढ़ाते थे। हमने भी सूत काटा 69 में, मैं ज्ञानपुर में हमने एक गांधी प्रार्थना समाज बनाया, उसमें लड़कों को शामिल किया। चरखा ले हमारे प्रिंसिपल तैयार हो गए, मगर तमाम अध्यापक हमारे ऊपर हंसते थे कि यार क्या करना शुरू किया पंडित जी आपने, ये जो है। मगर 10-5 अध्यापक हमारे में शामिल हुए और गांधी जयंती पर मैं उन्हीं को गांधी की प्रतिमा पर माल अर्पण करने देता था जो काते हुए सूत को ले आते थे और चढ़ाते थे। अब देखिए, लंका शायर की मिलें सारी दुनिया में कपड़ा पहुंचाती थी। 1944 में 4 साल में असर ये पड़ा कि लंका शायर की मिलें बंद होने लगी। भारत सबसे बड़ा उपभोक्ता था, जहाँ की वहाँ का सप्लाई किया हुआ कपड़ा वो इस्तेमाल होता था। आबादी सबसे ज़्यादा भारत में थी, ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा थी, और जगह से सबसे ज़्यादा बड़ी आबादी थी। लंका शायर की मिलें बंद हो गई। ब्रिटिश का जो है वो ग्राफ गिर गया, चर्चिल हार गया, इटली प्रधानमंत्री हो गया। अब वो घबराया, कहा कि भाई कुछ करना होगा, नहीं तो यहाँ तो लंका शायर की मिलें बंद हो जाने से इसका वो प्रभाव पड़ेगा। तो ये आर्थिक दर्शन था गांधी का। एक ही शब्द में बता रहा हूँ कि ये आर्थिक दर्शन था। अब मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं अब समापन की ओर आता हूँ, क्योंकि 1 बज रहा है ना। आप विद्यार्थी हो, कभी और मौका मिला तो हम और गांधी की चर्चा करेंगे आपसे। ये वो चर्चा, मैं शिक्षा पाना चाहता हूँ। नई शिक्षा नीति और गांधी पर हमने आज लोग जो है ये इस बात पर आए हुए हैं कि कुछ आपको हस्तशिल्प, कुछ आपको प्रैक्टिकल जानकारी भी होनी चाहिए, स्किल डेवलपमेंट। तो नई शिक्षा, भारत की जो शिक्षा नीति है वो मैकाले की शिक्षा पद्धति थी। और ये मैं बता दूं, आप लोग बीएड वाले तो पढ़ते ही होंगे, हमारा देश अगर आप पढ़ो उसमें कभी देखो तो 19वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में विश्व का सबसे धनी देश भारत और चीन हुआ करते थे। यहाँ पर जो है शिक्षा का जो है संस्कृत की पाठशालाएं थी, मदरसे थे जहाँ पर पढ़ाई होती थी। अंग्रेजों ने क्या किया कि इनको बंद कर दिया और इनके पर अंकुश लगा दिया। जब मदरसे बंद हो गए तो पंडितों ने, मैं आपको कहूँगा मैं ब्राह्मण हूँ, मगर ये जो है बड़े संत का कहना है, मैं वो भी बता दूँ आपको कि वेद को जो जीवित रखा गया, वो कैसे जीवित रखा गया? वेद को जीवित रखा गया वो शुद्ध माध्यम से, शुद्ध माध्यम से कि हम बोल करके आपको सुना रहे हैं, आप रट रहे हो। आप अपने बच्चों को बोल करके सुनाओगे, रटो उसका जो है। तो यह चीज़ जो है की जाती थी। राजे महाराजे, बड़े बड़े महाराजा काशी नरेश के यहाँ एक बड़ा भारी जो है संस्कृत का वो था, विद्यालय था, वो बंद कर दिया गया सब। तो मैकाले ने कहा कि भाई यहाँ से हमें इंडिया से भेजा जाता है, इंडिया को भेजा जाता है हमें ब्रिटेन से, तो क्यों ना हम वहीं से लोगों को पैदा करें। नई शिक्षा नीति में जो सबसे अच्छी चीज़ आई है वो आई है कि आपके
गांधी के विचारों के अनुरूप है। गांधी कहता था, गांधी की शिक्षा नीति 3H पर आधारित है, हेड, हार्ट एंड हैंड। इन 3 चीज़ों को मिला करके काम करिए। आपने मधुमक्खी देखा होगा, मधुमक्खी क्या बनाती है? मधु बनाती है। और कैसे बनाती है? वो पराग, फूलों के पराग को मधुमक्खियां इकट्ठा करती हैं। शिक्षा को मधु विद्या कहा जाता है कि आप किस रेशियो में मिलाएं। मधुमक्खियां कोई MSc PhD नहीं है, और न उन्होंने किसी लैब में दीक्षा लिया है कि यह जो है कितना गुलाब का पराग मिलाएं और गेंदा के फूल का पराग मिलाएं, तो ये मिलाएं तो वो मधु बन जाए। मगर सोचो, कभी आप लोगों ने सोचा इस बात को? मधु को चाटते हुए कभी विचार करो कि इन मधुमक्खियों ने कौन सा ज्ञान अर्जित किया था। ये ज्ञान आपके हृदय में है, ये ज्ञान आपके अंतःस्थल में है, आपके मेधा में है। मधुमक्खी के मेधा में अगर है, बया चिड़िया ने कोई इंजीनियरिंग नहीं किया है, मगर ऐसा घोंसला बना देंगे। कभी जाओ, देखो ये ज़िंदगी नहीं है कि आप आए और खाए पिए और वो देखे, टीवी देख लिया और व्हाट्सएप देख लिया और वो हो गए। वो कभी दुनिया को देखो, कभी पक्षियों को देखो, मधुमक्खियों का कभी पीछा करो। एक मधुमक्खी को कभी पीछा करो जो है बगीचे में जाकर के, कि वो कहाँ बैठती है, इस फूल से किस फूल पर जाती है और क्या ले आती है और कैसे उसको मिलाती है कि वो मधु बन जाता है। तो ये विद्या जो है वो क्या है? मधु विद्या है। यह जो है टेक्नोलॉजी है जो कि नेचुरल है, तुम्हारे अंदर है क्षमता, मगर वो सब जब साइंस ने एक नियम है कि जिस अंग का प्रयोग नहीं किया जाता है वो समय के साथ समाप्त हो जाता है। दिस इज वन। तो आप जो जिस अंग का प्रयोग नहीं करोगे, हम तो कहते हैं कि ये जो कंप्यूटर से शिक्षा उक्षा दी जा रही है और स्मरण शक्ति आपका खत्म हो जाएगा। तो हैंड को अपने रखो, चालू रखो। और हैंड को इसलिए चालू रखना जरूरी है कि विज्ञान का जो सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन डार्विन का, ये आदमी चौपाया था। जो आदमी की प्रजाति है ये चौपाया था और बड़ा कमज़ोर, बिल्कुल बड़े बड़े प्रजातियां थीं, डायनासोर और बड़े बड़े बंदर टाइप के और एप्स और ये सब जो है थे। आदमी तो एक बड़ा आदना सा प्राणी था, भागता था, लोग मार कर खा लेते थे। तो अब वो करे क्या? कभी उसके दिमाग में आया गुस्से में, तो उसने क्या किया कि हाथ से एक पत्थर उठाया ऐसे और फेंका जो है उसके ऊपर। तो उसने देखा कि ये हाथ जो है, पैर से और हाथ जब चौपाया था तो इन दोनों में थोड़ा फर्क था। जब उसने अपना हाथ उठाना शुरू किया, दिस हैंड, इसका इंपॉर्टेंस मैं बता रहा हूँ आपको कि क्या है ये। फिर उस जो है प्रारंभिक, उसने हाथ ऊपर उठा दिया और पैर के बल चलने लगा और आदमी बन गया। कि हैंड ने और क्या किया? हाथ ने वो जो है पेड़ पर चढ़ना, बड़ा प्रलय हुआ, पेड़ को कहीं पकड़ करके हाथ से वो ऐसे किया। तो ये अंगूठा जो है आपका, अंगूठा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। एकलव्य से द्रोण ने अंगूठा ऐसे नहीं मान लिया था। जो ग्रैस्पिंग पावर है वो इस अंगूठे में है। वो ऐसे पकड़ करके आप जो है लटका रहा, 1 घंटा 2 घंटा नहीं लटका रहा, महीनों लटका है आदमी। वो लटका रहता है ना, हाँ, तो वो लटका है। तो ये आया इससे, ये हैंड, ये क्या है? आदमी का बुनियादी, गांधी ने इसको कहा बुनियादी शिक्षा, बुनियाद है आदमी की ये। आप इसी से आदमी बने हो और इसको अगर खो दोगे ना
आप घर में चपरासी रख लो एक तो, आज झाड़ू वाड़ू लगा चला जाए, मैं झाड़ू लगाओ, तो आपका ये अंगूठा अंगूठा 100,000 साल में जो है गायब हो जाएगा। तो सफाई नहीं करोगे अगर। तो गांधी ने कहा बुनियादी शिक्षा की ओर लौटो। गांधी की इसी लैंग्वेज को भाई कह दो, नई शिक्षा नीति ला रहे हैं हम गांधी के फ्रेमवर्क में। क्यों गांधी को महत्व नहीं देना चाहते हो? गांधी ने कहा आज पढ़ा लिखा आदमी, तुम किसके लिए पढ़ रहे हो? बोलो, किसके लिए पढ़ रहे हो? बाप तुम्हारा पढ़ा रहा है कि लड़का हमारा इंजीनियर बन जाए। लड़का जब पढ़ते पढ़ते 4th ईयर में पहुंचा तो उसने कहा अरे मैं तो अपने लिए पढ़ रहा हूँ। मन में भावना आने लगा उसे कि मैं पढ़ूंगा, अच्छा जो है मैं 5 लाख 6 लाख का मुझे वो मिलेगा, कार मिलेगी, अच्छी बीवी मिलेगी, अच्छा बंगला मिल जाएगा, अपने लिए पढ़ रहा हूँ। तो आप अगर शिक्षा का ये उद्देश्य होगा कि मैं अपने लिए पढ़ रहा हूँ, अपने घर के लिए भी नहीं पढ़ रहा है, समाज के लिए तो छोड़ो, देश के लिए छोड़ो, आप जो पढ़ रहे हो, आज कितने लोग हैं जब आप पढ़ते हो तो आपके चिंतन में क्या आता है कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ? आप पढ़ रहे हो अच्छी नौकरी के लिए, और नौकरी नहीं मिल रही है। व्यवस्था ने कहा लो बेटा तुम नौकरी के लिए पढ़ रहे हो, हम नौकरी नहीं देंगे, तुमसे भीख मंगवाएंगे। कहा गया कि ये ऐसे नहीं कहा गया था कि उत्तम खेती मध्यम बान, निकृष्ट चाकरी भीख निदान। 80 लाख भारत का आदमी जो है 80 करोड़ भिखारी है और आनंदित है। भिखारी बड़े आनंद में है, मुफ्त में गेहूं पा जा रहा है, मान रहा है। तो आप याद करो कि ये जो मुहावरा कहा गया था और कब कहा गया था कि उत्तम खेती का मतलब क्या है? खेती का मतलब वो है, खेती एक जो है उपमा उपमेय है, एक कहने का तरीका है। खेती का मतलब आप अपने हैंड से, अपने हाथ से मुठिया चलाओगे, हल्का मुठिया ये हाथ से पकड़ोगे। हैंड के बिना जो है खेती नहीं हो पाएगी। खेती अगर करना, खेती मीन्स एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर मीन्स, एग्रीकल्चर इज दी कर्षण कहते हैं एग्रीकल्चर को, तो इट इज रिलेटेड विद द कल्चर। अगर जिस देश में खेती नहीं होगी वहाँ कोई कल्चर नहीं होगा, ये सांस्कृतिक चेतना है किसी। तो और ये हैंड से जुड़ा हुआ है। आप खाना बनाना है, आपको झाड़ू लगाना है, आपको अगर मैकेनिकल काम करना है तो दिमाग अगर होगा, हाथ नहीं होगा तो नहीं कर सकते। हाथ से करना नहीं आ रहा है आपको। और दिल में अगर ये नहीं है कि मैं अपने बाप के लिए पढ़ रहा हूँ, अपनी माँ के लिए पढ़ रहा हूँ, अपने भाई के लिए पढ़ रहा हूँ, अपने परिवार के लिए पढ़ रहा हूँ, अपने समाज के लिए पढ़ रहा हूँ और अपने देश के लिए पढ़ रहा हूँ, ये भावना हृदय से उपजेगी। दिमाग तो ये कह देगा, दिमाग में पढ़ाई तो करो। जब पढ़ते पढ़ते आप जो है बड़े हो जाओगे तो वो जो है, हमारा एक साथी था, हाँ मेरे साथ ही पढ़ता रहा, इंटर में पढ़ा और बीएससी में पढ़ा, और वो जो है केमिस्ट्री में मेरा पार्टनर था। एक ही कपबोर्ड में हम लोग सामान रखते थे। पढ़ने में बड़ा अच्छा था। उसका प्रैक्टिकल मैं उस, अब तुम लोग तो प्रैक्टिकल करते नहीं हो, बताना क्या, प्रैक्टिकल मैं ही करता था उसका। फिर वो एमएससी किया, फिजिक्स में हो गया, मैं केमिस्ट्री में हो गया। वो हो गया आईएएस, अब मैं रह गया मास्टर। फिर भी मुझे बड़ा आदर करता था, मुझे बड़ा भाई मानता था। और बड़ा भाई मानने में वह जो है, मैं जब कभी लखनऊ जाता था तो मेरा बड़ा आदर करता था शुरू के दिनों में। उसकी शादी एक जज के लड़की से हो गई। कभी मैं जाऊं तो जज की लड़की ने कुछ दिन तो वो किया, फिर आईएएसएम जज किया। तो कहा पंडित जी जो है, आप अपने घर पर, मैं जब जाता था तो हम लोग मिल करके, साधारण तरीके से मैं रहता था इलाहाबाद में,
जिस दिन संडे होता था उसका मेस हाउसन बंद रहता था, हम लोग मिलकर खाना बनाते थे। उसने जो है कहा कि जी अब आपका फ़ोन आए, हमको फ़ोन किया करिए, मैं आपको मीरा भाई मार्ग पर वो ऑफिसर्स कॉलोनी में बुक करा दूँगा। मेरे मन में आया, इतना तो मैं समझदार था कि इसको पसंद नहीं है कि मैं इसके घर आऊँ और कुर्ता धोती टांग करके जो है रहूँ। मैंने उसे जाना बंद कर दिया। कई वर्ष हो गया। फिर एक काम पड़ा, वो डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्री था, हो गया था कई वर्ष बाद। तो वो जो है कृष्ण सुदामा को छोड़ दीजिए आप, एक आइडियल स्थिति है, आईएएस हो गया। मैं बाहर उसके घर पोर्टिको में खड़ा हूँ, ऑफिस में, दफ्तर, मैं उसके घर नहीं गया। मैं खड़ा रहा, मुझे बहुत प्रेशर दिया लोगों ने कि आपका मित्र है, आपकी चर्चा भी करता है, आप चलिए। मैं गया, मेरी तरफ ताका, चला गया। इतने में मैं वापस चलने लगा। जो हमारे साथी थे हमने कहा भाई नहीं, जब उसने मुझे देखा बुलाया नहीं। फिर उसका अंदर से अगली दौड़ा हुआ आया, कहा पंडित जी आपको बुला रहे हैं साहब। तो वो अपनी व्यथा हमने कहा तुम मत कहो, मैं तुम्हारी व्यथा खुद कहता हूँ कि तुम आईएएस हो गए हो, तुमको ये लगता है कि मैं इतना बड़ा आदमी हूँ। तो जब आपका दिल परिवार के साथ जुड़ेगा, समाज के साथ जुड़ेगा, हृदय में जब ममता होगी, करुणा होगी, संवेदना होगी, आज का पढ़ा लिखा आदमी संवेदनहीन होता जा रहा है। नौकरी चाह रहा है, ऊपर की आमदनी वाला नौकरी चाह रहा है। नौकरी चाह रहा है, जब नौकरी पा जाएगा तो कुछ काम नहीं करेगा। तो यह कल हमने नहीं किया, उसका फल आज भुगत रहे हैं। प्राइमरी स्कूल के मास्टर बने लोग और पढ़ाए नहीं, ये ध्रुव सत्य है। तो उसका भुगतना पड़ेगा। तो गांधी की शिक्षा कभी फिर मैं और बात करूंगा आप लोगों से, आज इतना पर्याप्त है। मैं बहुत अगर किसी को कोई एकाध प्रश्न पूछना हो तो आप महात्मा गांधी का उपदेश था कि अहिंसा परमो धर्मा। हैं? कह रहे महात्मा गांधी का उपदेश था अहिंसा परमो धर्मा। महात्मा गांधी का उपदेश था कि अहिंसा परमो धर्मा। तो उन्होंने जब असहयोग आंदोलन शुरू किया तो चौरा चौरी कांड के समय वो जो शुरू किया तो खत्म हुआ। तो उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में जो शुरू किया वो पहले दिन से अहिंसा से भरा हुआ था। क्या यहाँ पे महात्मा गांधी सही थी कि गलत? देखो ऐसा है कि आदमी को बुद्ध ने कहा कि सम्यक चिंतन करना चाहिए, आधार चिंतन नहीं करना चाहिए, सम्यक चिंतन करिए। गांधी ने अहिंसा का जो है वो लिया और चौरी चौरा में लोग आक्रोशित हो गए। गांधी ने जो तप साधना किया वो तप साधना सामान्य व्यक्तियों ने तो नहीं किया था ना। वो आक्रोशित हो गए, वो आक्रोशित हो करके और थाना फूंक दिए। तो थाना फूंक दिया। गांधी ने कहा कि अभी देश हमारा अहिंसा से लड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो बस इसे बंद कर दिया उन्होंने असहयोग आंदोलन। तो ये गांधी का फेल्योर नहीं है, ये फेल्योर गांधी जो है जब देश का जब विभाजन हो रहा था तो अगर देश के आदमी गांधी के पीछे खड़े होते। अब बेटा कभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अहिंसक होना चाहिए। ये जो है चौरी चौरा आंदोलन के बाद जब इस प्रकार की घटना हुई तो गांधी ने छोड़ दिया। नहीं भारत, हाँ देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन में अहिंसा हुई, भारत छोड़ो आंदोलन में कांग्रेस ने छोड़ दिया, समाजवादियों को हाथ में पड़ गया। अब आपको मैं बता रहा हूँ, जरा बैठ जाओ, हम बता रहे हैं। इन्होंने कहा भारत छोड़ो आंदोलन में समाजवादी पार्टी में और गांधी के विचार में अंतर ये था कि समाजवादी लोग अहिंसा और हिंसा पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करते थे, वो साधन की शुद्धता पर विश्वास नहीं करते थे। गांधी साधन की शुद्धता पर विश्वास करता था। वो कहता था कि अच्छे साध्य के लिए साधन भी अच्छा होना चाहिए।
जब जो है 42 का आंदोलन हुआ और उसमें समाजवादियों ने जो है आंदोलन को हिंसक बना दिया, जयप्रकाश और लोहिया ने जापान में जा वहाँ पर ये जो हमारे बगल में जो है नेपाल में जाकर एक रेडियो किया, अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करने लगे और उसका हुआ वो। अब कई साल बीत गया, गांधी जी जा रहे थे कलकत्ता जब हिंदू मुस्लिम दंगा हो रहा था, तो गांधी ने लोहिया को बुलाया, कहा कि चलो हमारे साथ कलकत्ता तुम जो है। कल बाबू क्यों ले जा रहे हैं? कि जब कलकत्ता पहुंचोगे तब बताएंगे तुमको। कलकत्ता जब ले गए तो उन्होंने कहा कि जरा अपने समाजवादियों हिंदू मुसलमानों से मिलो कि वो आज क्या कर रहे हैं। अपने समाजवादियों से मिलो जो हिंदू मुसलमान हैं, अलग अलग वो क्या कर रहे हैं। लोहिया जब गया मिलने के लिए अपने हिंदू समाजवादी से तो मुंह चुराने लगेगा, कह चले जाओ तुम जो है, नहीं तुम्हारे ऊपर तुमको कहते हैं लोग तुम जो है वो हो सांप्रदायिक हो। और हिंदू समाजवादी वो अस्त्र शस्त्र बढ़कर दंगे में शामिल हो गया। मुस्लिम समाजवादी के पास जब गए वो, तो वो भी लोहिया से घृणा करने लगा था। लोहिया ने दोनों को बड़ा डांटा डपटा समझाया बुझाया। तब दिस इज हिस्टोरिकल फैक्ट कि गांधी ने दोनों पक्ष के समाजवादियों से शस्त्र को वो कराया, उनको जो है गवर्नर से कह करके एक मीटिंग किया और यह आंदोलन को वो करने के लिए कहा कि लोग अपने शस्त्र का जो है यहाँ पर वो करें। चलो आज इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच सर कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल कर आज हमारे बीच आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करेंगे कि आप फिर हमारे कॉलेज में जल्दी ही फिर से आएँ और फिर हम लोग किसी नए टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।